वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है डॉटर ऑफ प्रसाद राव। अब सीरीज के बारे में बात करें तो टोटल 6 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास। मैंने सोचा था कि कोई ड्रामा टाइप की वेब सीरीज होगी, लेकिन भाई साहब ये तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकली। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रहती है ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ लोगों को 4 एपिसोड के बाद पता लग जाएगा कि कल्प्रिट कौन है, लेकिन वहाँ पर भी एक जबरदस्त ट्विस्ट रखा है इन्होंने। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही ट्विस्टेड टाइप की सीरीज है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है। फिलहाल कुछ बच्चे खेत में आकर खेलते रहते हैं। तभी इन बच्चों के पास बुज्जी नाम की एक बच्ची आकर ये भी रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी, लेकिन वहाँ की बच्चियाँ बुज्जी को अपने गेम में शामिल नहीं करते। वो बुज्जी गुस्से में आकर छोटे से कुएं के पास जाती है आत्महत्या करने के लिए। तभी बाकी बच्चियाँ बुज्जी के पास आकर पूछने लगते हैं, अरे इतनी छोटी बात से तुम कुएं के पास आ गई। बुज्जी कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कुएं में कूदने के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ मछलियाँ देखने के लिए आई हूँ। तुम लोग भी देखो कितनी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं। इस तरह से जब वो सारी बच्चियाँ कुएं में मछलियाँ देख रही होती है तो वो बुज्जी एक बच्ची को उस कुएं में धक्का दे देती है जिसने इसको मना किया था खेलने से। उसी वक्त ये चीज एक छोटा लड़का देख लेता है, बुज्जी की हरकत। खैर प्रेजेंट डे पर प्रसाद राव नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो आधी रात को किसी को कॉल करने लगता है। उसका फोन लगता नहीं, जिसकी वजह से प्रसाद एक टैक्सी वाले बंदे के पास आता है। उस टैक्सी वाले बंदे से कहने लगता है कि अर्जेंटली हैदराबाद जाना है। एक्चुअली प्रसाद राव का एक छोटा सा गाँव होता है, सारे लोग जान पहचान वाले ही होते हैं। तो वो टैक्सी वाला बंदा प्रसाद को देखकर पूछने लगता है, अरे भैया इतनी रात को हैदराबाद क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रसाद कहने लगता है, अरे कुछ नहीं, मैं तुमको बाद में बताऊंगा, क्या तुम फटाफट से गाड़ी निकाल सकते हो? एक्चुअली प्रसाद राव के गांव से हैदराबाद 700 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ये टैक्सी वाला बंदा प्रसाद को लेकर हैदराबाद जाने लगता है। जर्नी के दरमियान में प्रसाद कुछ बातें याद करने लगता है। जब प्रसाद को बेटी पैदा हुई थी, प्रसाद बहुत खुश होने लगा। अपनी बेटी का नाम रखता है स्वाति। बेटी पैदा होने के बाद प्रसाद ने ही सोचा कि इसकी माँ ने दोबारा जन्म लिया, मेरी बेटी मेरी माँ समान है। प्रसाद राव का एक छोटा सा किराने का दुकान होता है, मतलब नीचे दुकान होता है और ऊपर घर। प्रसाद ने अपनी दुकान का नाम भी स्वाति ही रखा होता है। स्वाति की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद एक दिन स्वाति को ये बात पता चलती है कि इसको हैदराबाद में जॉब मिली है। ऑफर लेटर आता है इसको। ये देखने के बाद स्वाति अपनी माँ से ये बात कहते हुए बहुत खुश होने लगती है। इतनी दूर हैदराबाद का नाम सुनते ही स्वाति की माँ कहने लगती है कि तुम्हारे पापा बगल वाले गांव पर ही अकेले नहीं भेजते, तो तुम इतनी दूर हैदराबाद जाने के सपने देख रही हो। चुपचाप खाना बनाना सीखो, कुछ साल के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करवाने का सोच रहे हैं। स्वाति अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लगती है कि माँ तुम ही पापा से बात करो ना। स्वाति की माँ कहने लगती है कि तुम ही जाकर बात कर लो, अगर मैं ये बात तुम्हारे पापा को बताऊंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। तो स्वाति बहुत ही हिम्मत जुटाकर नीचे जाती है अपने पापा से बात करने के लिए, लेकिन अपने पापा को देखते ही डर जाती है। थोड़ी देर के बाद स्वाति को एक जबरदस्त आइडिया आता है। पहले तो स्वाति इसके मामा और उसके चाचा को कॉल करके अपनी जॉब की खुशखबरी सुनाती है और थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं तो आपकी भी बेटी हूँ, मुझे हैदराबाद जाकर जॉब करना है। इतनी सारी पढ़ाई की मैंने, किस लिए? क्या दूसरों के घर में जाकर बर्तन मांजने के लिए? प्लीज मामा चाचा आप ही हमारे घर पर आकर पापा से बात करिए ना। पहले तो इसके मामा और चाचा भी आने से मना करने लगते हैं कि हम इसके बारे में तुम्हारे पापा से नहीं बात करने वाले, लेकिन स्वाति कुछ ज्यादा ही नाटकबाजी करने लगती है। जब स्वाति का मामा और चाचा घर पर आते हैं तो इन दोनों को देखकर प्रसाद भी अपने घर वापस आता है कि आखिरकार ये दोनों मेरे घर पर क्यों आए हैं। स्वाति का मामा और चाचा भी प्रसाद से बात करने से हिचकिचाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद स्वाति ही हिम्मत जुटाकर अपने पापा के सामने आकर सच बताने लगती है कि पापा मुझे हैदराबाद में सॉफ्टवेयर की जॉब मिली है। प्रसाद को ये भी पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। स्वाति कहने लगती है वही पापा, कंप्यूटर वाली जॉब। यह सुनने के बाद प्रसाद टोटली मना करने लगता है कि मैंने तुमको इसलिए पढ़ाया क्योंकि तुमको नॉलेज मिले, ना कि तुम जॉब हासिल करके हमें कमा कर दो। मैं तो तुमको दूसरे साल में शादी करने का सोच रहा हूँ और तुम हैदराबाद जाकर जॉब आपकी बातें करने लगी। प्रसाद का मामा और चाचा प्रसाद को समझाने लगते हैं कि भैया हमारे खानदान में किसी ने भी ऊंची पढ़ाई नहीं की। स्वाति एक लौती बच्ची है जिसने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके शहर में जॉब हासिल की। स्वाति भी बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि पापा प्लीज मान जाओ ना, जब भी तुम मेरी शादी करवाओगे मैं फटाफट से जॉब छोड़कर
यहाँ पर आ जाऊंगी, और वैसे भी वहाँ पर लड़कियों का हॉस्टल है, मैं अकेली थोड़ी रहती हूँ। तो सारी बातें सुनने के बाद प्रसाद मान जाता है। प्रेजेंट डे पर वो टैक्सी वाला बंदा एक होटल के पास रुकता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो टैक्सी वाला बंदा रमेश ये ऑब्जर्व करता है कि प्रसाद बिना ब्रेकफास्ट किए बहुत ही टेंस में होता है। जब रमेश यही बात प्रसाद से पूछने लगता है तो प्रसाद ये बात कहने लगता है कि मेरी बेटी जो हैदराबाद में रहती है ना, वो अपना फोन पिक नहीं कर रही। रमेश कहने लगता है, अरे भैया इतनी बड़ी बात तुम इतना लेट से बता रहे हो, मैं खाना बाद में खा लूंगा, चलो फटाफट से निकलते हैं। इस तरह से ये रमेश फटाफट से प्रसाद को लेकर हैदराबाद जाने लगता है, बहुत ही फास्ट। इस तरफ स्वाति के हॉस्टल में वार्डन 3 लड़कियों को डांटती रहती है क्योंकि सुबह से स्वाति नजर नहीं आ रही। उसके सारे सामान उसी बेड पर है। कहने लगती है कि तुम तीनों ने ही डरा धमका कर स्वाति को कुछ किया होगा, कुछ करा होगा, इसलिए वो स्वाति कहीं पर चली गई। बताओ क्या किया तुम लोगों ने? तुम तीनों ऐसे नहीं बताओगे, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। इस तरह से किसी को भी यहाँ से बाहर जाने नहीं देती। उसी हॉस्टल में एक लड़की होती है जो टीवी न्यूज चैनल में काम करती है। वो अपने बॉस को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि मैम मैं थोड़ा लेट से आऊंगी, हमारे पीजी में एक लड़की मिसिंग हो चुकी है। तो यह खबर सुनने के बाद वो टीवी रिपोर्टर अपने टीवी पर जाकर इसकी खबर टेलीकास्ट करने लगती है कि हैदराबाद पर आई एक लड़की अब मिसिंग हो चुकी है। तभी ये न्यूज कमिश्नर देखकर रेबेका नाम की एक सीआई को कॉल करके फटाफट से ये केस टेकअप करने के लिए कहता है। और इसी तरह से पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता कि पुलिस वाले उस हॉस्टल पर जाने से पहले ही ये न्यूज टीवी में कैसे टेलीकास्ट होने लगी। थोड़ी देर के बाद रेबेका अपनी टीम के साथ उस हॉस्टल पर आती है। वार्डन और स्वाति के रूममेट से पूछताछ करने पर रेबेका के भी होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि स्वाति के सारे सामान उसके बेड पर है और वॉचमैन का भी यही कहना होता है कि स्वाति बाहर नहीं गई। कंफर्मेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं तो सच में स्वाति अपने रूम पर गई थी लेकिन वापस बाहर नहीं आई। पुलिस वालों ने ऑलरेडी सारे हॉस्टल की चेकिंग कर ली लेकिन नो यूज। रेबेका सारी चीजें नोटिस करके इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या मैं किसी चीज को मिस कर रही हूँ। इसी दरमियान में प्रसाद और वो रमेश इस हॉस्टल पर आते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी पुलिस वाले मीडिया वाले होते हैं, प्रसाद को अंदर जाने नहीं देते। तभी वो वार्डन रेबेका से कहने लगती है कि मैडम भाई स्वाति के फादर है, थोड़ा सेंसिटिव है, आप उनको थोड़ा केयरफुली डील करिए। तो प्रसाद अंदर आते ही फटाफट से स्वाति के कमरे पर जाने लगता है अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखने के लिए। लेकिन रेबेका प्रसाद को रोकने लगती है, कहने लगती है कि प्रसाद जी आप थोड़ी देर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रसाद भी कहने लगता है कि मैडम पहले मुझे मेरी बेटी को देखना है, बाद में मैं आपसे बात कर लूंगा। इस तरह से सुकून से बिठाकर प्रसाद को सच बताने लगती है। यह सुनने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर वही बच्ची बुज्जी को दिखाया जाता है जिसने एक बच्ची को कुएं में धक्का दे दिया। इस बुज्जी के माँ बाप अपने ही गाँव में एक छोटा सा चिटफंड चलाते रहते हैं। जब वो बुज्जी के माँ बाप पैसे गिन रहे होते हैं तो बुज्जी अपने पेरेंट्स के पास आकर पूछने लगती है कि पापा क्या ये सारे पैसे हमारे हैं? इसका फादर कहने लगता है अरे नहीं बुज्जी, ये सारे पैसे गांव वालों के हैं, उन्होंने हमारे पास जमा किया। बुज्जी कहने लगती है कि पापा अगर ये सारे पैसे हमारे हो जाएंगे तो। सब बुज्जी के माँ बाप अपनी बच्ची की बातों पर ध्यान देते हुए उसी रात ये तीनों लोग गांव को छोड़ने लगते हैं। उसी वक्त सारे गांव वाले बुज्जी और उसके फैमिली वालों को पकड़ लेते हैं। बुज्जी के फादर को डांटने लगते हैं, अरे ये तुमने क्या किया? हमने तुम पर भरोसा करके हमारे पैसे तुम्हारे पास जमा किया और तुम हमारे पैसे लेकर भागने लगे। हमारी यहाँ पर इतनी जरूरतें हैं, तू है तुम्हारे ऊपर। एक्चुअली यहाँ पर गांव वालों को खबर देने वाला वही लड़का होता है जिसने उस कुएं के पास देखा था। ऑलरेडी इस लड़के ने बुज्जी के बारे में बता चुका होता है कि इसी बुज्जी ने उस बच्ची को कुएं में धक्का दे दिया। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब स्वाति को हैदराबाद में जॉब आई होती है ना, तो इंटरव्यू पर अटेंड होने के लिए स्वाति अपने फादर प्रसाद को लेकर हैदराबाद आती है। वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर प्रसाद के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम करने वाली है। वहाँ पर काफी सारी लड़कियां भी होती है जो जॉब कर रही होती है। तब जाके प्रसाद को थोड़ा तसल्ली होने लगती है कि शहर में लड़कियां भी काम करती है। रिसेप्शन के पास आकर भी जब स्वाति इंग्लिश में बात कर रही होती है तो प्रसाद बहुत ही प्राउड फील होने लगता है कि मेरी बेटी के अंदर इतना सारा टैलेंट है और मैं अपनी बेटी को घर में ही रखने लगा। बाद में कल्याण नाम का एक HR स्वाति का इंटरव्यू लेने लगता है। अपने फादर के पास आकर कहने लगती है कि पापा मुझे कल से ही जॉब में ज्वाइन होना है। यह सुनने के बाद इसका फादर भी बहुत खुश होने लगता है। दूसरी तरफ उस हॉस्टल के उस 3 लड़कियों को दिखाया जाता है। एक्चुअली इस रूम में 4 लड़कियां रहना चाहिए लेकिन ये 3 लड़कियां चौथी लड़की के साथ अपना रूम शेयर ही नहीं करती। जो भी लड़की इनके रूम को शेयर करती
कोई ना कोई कांड करके उस लड़की को भगा देते हैं। वहाँ की वार्डन भी इन 3 लड़कियों को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि ये 3 लड़कियाँ 20 स्टूडेंट को इस हॉस्टल पर लेकर आई थी। तो इसी एक वजह से वार्डन इन 3 लड़कियों को नहीं डांटती रहती। उसी वक्त स्वाति और प्रसाद इस हॉस्टल पर आते हैं। सो वो वार्डन स्वाति को वही रूम दिखाने लगती है जिसमें 3 लड़कियां रहती है। स्वाति और प्रसाद को ये रूम पसंद आने की वजह से स्वाति इस रूम में स्टे करने के लिए मान जाती है। स्वाति थोड़ा बाहर जाने के बाद वो वार्डन उन 3 लड़कियों को डांटने लगती है कि अगर तुम तीनों ने इस लड़की को भी तंग करके बाहर भेज दिया तो तुम तीनों की खैर नहीं। बाद में प्रसाद राव वार्डन से कहने लगता है कि मैंने कभी भी अपनी बेटी को छोड़कर नहीं रहा। अब मैं जब स्वाति को छोड़कर जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब का फील हो रहा है। वो वार्डन प्रसाद को थोड़ा दिलासा दिलाने लगती है कि आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर अच्छी खासी फैसिलिटीज है। वॉचमैन से भी कहने लगता है कि आप मेरी बेटी का थोड़ा ख्याल रखिए। स्वाति के कमरे में जो 3 लड़कियाँ होती है वो जानबूझकर स्वाति को तंग करने लगती है, बहुत ही टॉर्चर करने लगते हैं। मतलब जब स्वाति काम कर रही होती है कमरे के लाइट्स ऑफ कर देते हैं, जब स्वाति सो रही होती है तो लाउड म्यूजिक प्ले करने लगते हैं। पहले दिन ही स्वाति अपने ऑफिस पर लेट होने लगती है। वार्डन के पास आकर कहने लगती है कि मैडम अब मैं उस रूम पर एक पल भी नहीं रहूंगी। वार्डन कहने लगती है अरे स्वाति बेटा बस एक हफ्ता एडजस्ट कर लो, दूसरी रूम खाली होगी तुम वहाँ पर चली जाओ। स्वाति बाहर आकर ऑटो का इंतजार कर रही होती है तो इसी दरमियान में स्वाति ये ऑब्जर्व करती है कि एक बाइक वाला बंदा स्वाति को ही ऑब्जर्व कर रहा है। खैर प्रेजेंट डे पर जब रेबेका प्रसाद से बात कर रही होती है तो प्रसाद अचानक से उठकर टेरेस पर जाने लगता है। सारे लोग प्रसाद को फॉलो करने लगते हैं। प्रसाद एक वाटर टैंकी के पास आता है। यहाँ पर आते ही प्रसाद राव सडनली बेहोश गिर जाता है। शॉकिंग बात यह है कि उसी वाटर टैंकी के पीछे स्वाति होती है। अपनी बेटी को देखने के बाद ही ये बेहोश हो गया। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर वही बच्ची बुज्जी को दिखाया जाता है। फिलहाल इस बुज्जी का फादर इस दुनिया से जा चुका होता है। जब ये बुज्जी टीनेज की उम्र पर आती है तो ये सिटी पर जाने लगती है जॉब करने के लिए। अपनी माँ से कहने लगती है कि मैं शहर में सेटल होने के बाद तुमको भी बुला लूंगी। बुज्जी घर से जाने के बाद इसकी माँ को ये बात पता चलती है। बुज्जी ने अपनी माँ के सारे गहने जेवर लेकर चली गई। प्रेजेंट डे पर रेबेका कमिश्नर को कॉल करके इसी स्वाति के बारे में बताने लगती है। शॉकिंग बात यह है कि स्वाति मर चुकी होती है। कमिश्नर भी ये बात सुनकर शॉक में रह जाता है। रेबेका को ये बात समझ में नहीं आती कि प्रसाद को ये बात कैसे पता कि स्वाति इसी टंकी के पीछे है। प्रसाद होश में आने के बाद ही इसके बारे में पता चलेगा। दूसरी तरफ स्वाति के गांव में स्वाति का मामा और उसका चाचा स्वाति के घर पर आकर स्वाति के माँ से प्रसाद के बारे में पूछने लगते हैं। एक्चुअली स्वाति की माँ प्रसाद को कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तो यही बात इनको बताने पर ये लोग फटाफट से स्वाति के घर पर दौड़े चले आते हैं। स्वाति की माँ कहने लगती है स्वाति का फोन भी स्विच ऑफ में है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो बहुत ही घबराहट सी हो रही है। उसी वक्त प्रसाद की दुकान वाला बंदा स्वाति के मामा और चाचा को टीवी ऑन करने के लिए कहता है। तो ये दोनों टीवी पर स्वाति की न्यूज देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये न्यूज स्वाति की माँ भी सुनने लगती है, बहुत रोने लगती है कि इसकी बेटी मर गई। इस तरफ डॉक्टर प्रसाद को चेक करके रेबेका से कहने लगता है कि हाई बीपी होने की वजह से प्रसाद बेहोश हो गया, अभी भी अनकॉन्शियस में ही है, अभी तक बीपी नॉर्मल नहीं हो रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है। कुछ घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखा है हमने। रेबेका उस टैक्सी ड्राइवर रमेश से प्रसाद के बारे में थोड़ा पूछताछ करके इन्फॉर्मेशन हासिल करने लगती है। रमेश कहने लगता है कि मैडम मुझे आज सुबह ही पता चला कि स्वाति बिटिया का फोन नहीं लग रहा, इसीलिए प्रसाद भैया हैदराबाद आए हैं। बाद में रेबेका माशूर रूम पर जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने अभी तक स्वाति का पोस्टमार्टम नहीं किया। वो डॉक्टर कहने लगता है कि पोस्टमार्टम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे और भी काफी सारे काम है। बाद में रेबेका वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आकर उस कल्याण को अपने पास बुलाती है, वही स्वाति का HR। कल्याण यही बात कहने लगता है कि मैडम मैं तो स्वाति के बारे में ज्यादा नहीं जानता, वो तो न्यू एम्प्लॉय है, इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। स्वाति पहले ही दिन अपने ऑफिस पर लेट पहुँचने लगती है उन 3 लड़कियों की वजह से, लेकिन वो कल्याण स्वाति को कुछ भी नहीं कहता। बाकी टीम मेंबर से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। तो स्वाति जॉब में ज्वाइन होने के बाद फटाफट से काम सीखकर बहुत ही अच्छा काम करने लगी। सारे लोगों से अच्छी तरह से बात भी करने लगी। हंसमुख किस्म की लड़की थी। लेकिन मैडम कल स्वाति मुझे बहुत ही मूड ऑफ नजर आई। मैंने उसको काफी सारी बार बुलाया लेकिन उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मैंने स्वाति को अपने कैबिन में बुलाकर हल्के से डांटने लगा क्योंकि प्रोजेक्ट में थोड़ी सी कमियां थी। मैंने स्वाति से पूछा भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, अगर प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पर असर दिखा सकती है। लेकिन स्वाति ने कुछ भी नहीं कहा, बस सॉरी बोलकर अपना काम करने लगी। एक्चुअली स्वाति को जॉब करते हुए 1 महीना बीत चुका होता है, लेकिन कल्याण ने स्वाति को ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद रेबेका हॉस्टल के वॉचमैन को बुलाकर पूछताछ करने लगती है कि स्वाति कैसी लड़की थी,
क्या स्वाति को ड्रॉप करने के लिए कोई आता जाता था? हॉस्टल के अलावा कोई और दूसरे फ्रेंड्स थे उसके? वॉचमैन कहने लगता है नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्वाति बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की थी, खुद से ऑफिस जाती आती। एक्चुअली कल सुबह भी स्वाति ऑफिस जाने से पहले मेरे से हंसते हुए बात किया और ये भी कहा कि आज स्वाति की सैलरी आने वाली है। जब स्वाति को सैलरी मिलेगी तो सारे पैसे अपने पापा के हाथ में रख देगी। लेकिन शाम में जब वापस हॉस्टल पर आई तो बहुत ही मायूस लगी। मैंने काफी सारी बार बुलाया लेकिन स्वाति बिटिया को सुना ही नहीं दिया। दूसरी तरफ एक लेडी कांस्टेबल स्वाति के ऑफिस पर जाकर उसके जो बिलोंगिंग्स होते हैं आज एविडेंस के तौर पर पुलिस स्टेशन पर लाती है। तभी वो सारी चीजें नीचे गिर जाती है। इसी में से स्वाति की एक डायरी भी होती है। वो लेडी कांस्टेबल उस डायरी को देखती नहीं। इस तरफ रेबेका उस हॉस्टल वार्डन को अपने पास बुलाती है पूछताछ करने के लिए। वो वार्डन रेबेका से कहने लगती है कि मैडम स्वाति के बारे में वो 3 लड़कियां ही अच्छी तरह से जानती है, हमेशा सारी लड़कियों को वही तंग करती है। आप उनको अपने स्टाइल में इंक्वायरी करिए, सब कुछ पता लग जाएगा। रेबेका कहने लगती है कि अब आप मुझे सिखाएंगी मेरा काम कैसा करना है। सच बात यह है कि वो 3 लड़कियां स्वाति के दुश्मन नहीं थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। इस तरह से उल्टा वार्डन को जो हुआ वो बताने लगती है। एक दिन टेरेस के ऊपर उन 3 लड़कियों में से एक लड़की को फिट्स आने पर वो नीचे गिर जाती है। बाकी लड़कियां उस लड़की को देखते रहते हैं। उसी वक्त स्वाति इस लड़की के पास आकर लोहा इसके हाथ में थमाकर इसको कंट्रोल करने लगती है। मतलब वो 3 लड़कियां स्वाति को इतना तंग करने के बावजूद भी स्वाति इनकी मदद की। तो उस टाइम से लेते हुए ये चारों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए। प्रेजेंट डे पर एक लड़की रेबेका से कहने लगती है कि मैडम मैं तो 5:30 बजे वापस हॉस्टल पर आकर स्नान करने बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद स्वाति कमरे पर आई। मैंने अंदर से ही आवाज लगाई कि कौन है। स्वाति ने हल्के से जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ा डलनेस था। उसके बाद जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो स्वाति कमरे में नहीं थी। बाकी 2 लड़कियां भी कमरे में आने पर उन दोनों ने स्वाति को नहीं देखा। उसके बाद रेबेका दोबारा हॉस्टल का फुटेज मंगवाकर थरोली चेक करने लगती है। इसी दरमियान में रेबेका को एक और बात पता चलती है कि कॉरिडोर के अलावा उसी कोने में एक और कैमरा है। तो जब उस कैमरे का फुटेज चेक करने लगते हैं तो सच में स्वाति उस कमरे से बाहर गई थी, मतलब दूसरे कॉरिडोर से बाहर गई थी। दूसरी तरफ स्वाति के बाकी फैमिली वाले हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं। रमेश जो हुआ वो बताने लगता है वही प्रसाद के बारे में कि वो बेहोश पड़ा है अभी। बाद में ये लोग माचुरी रूम पर आकर स्वाति की डेड बॉडी को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। सारे लोगों ने स्वाति को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और आज यही इनकी फूल जैसी बच्ची लाश बन चुकी है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रेबेका से कहने लगता है कि मैडम स्वाति का कॉल हिस्ट्री आ चुका है। इस तरह से उस हिस्ट्री को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि स्वाति ने एक नंबर को लगातार कॉल किया। बहुत ही लंबी लंबी बातें होने लगी थी और वो नंबर आनंद नाम के एक बंदे पर रजिस्टर हुआ होता है। रेबेका सोचने लगती है कि स्वाति के फ्रेंड्स ने भी इस आनंद के बारे में जिक्र नहीं किया, तो ये आनंद कौन है। सो पुलिस वाले उस आनंद का एड्रेस फाइंड आउट करके उसके फ्लैट के पास आते हैं। वहाँ का वॉचमैन पुलिस वालों से कहने लगता है कि आनंद तो 2 दिन से अपने फ्लैट पर वापस नहीं आया। जब वो इंस्पेक्टर रेबेका को कॉल करके बताने लगता है तो रेबेका उस आनंद पर ही शक करने लगती है कि वो स्वाति कैसे मरी उस आनंद को जरूर पता होगा, फटाफट से उसके बारे में पता करो कि वो कहाँ पर है। उसी वक्त पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर स्वाति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेबेका को देने लगता है। यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद रेबेका के होश ही उड़ जाते हैं। पूछने लगती है अरे डॉक्टर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर कहने लगता है यही सच है। रेबेका कहने लगती है कि मैंने स्वाति के फ्रेंड से फैमिली वाले से पूछताछ किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी। डॉक्टर कहने लगता है कि मैडम जो सच है वही सच है। रेबेका कहने लगती है कि डॉक्टर आप एक काम करिए, 2 घंटों के बाद ये रिपोर्ट सबमिट करिए। मुझे बस आप 2 घंटे का समय दीजिए, मुझे कुछ और बातों का क्लैरिफिकेशन चाहिए। सो डॉक्टर भी मान लेता है ठीक है, और वैसे भी आपको भी तो मीडिया को जवाब देना है। दूसरी तरफ पुलिस वाले आनंद के एक फ्रेंड को फॉलो करते हुए फाइनली आनंद को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। वो किसी जगह पर छुपा होता है। वो आनंद का फ्रेंड कहते रहता है कि पुलिस वाले तुम्हारे घर के पास आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आनंद कहने लगता है अरे यार पुलिस वालों को इतना जल्दी मेरे बारे में कैसे पता लग गया, मुझे और कुछ दिन छुपना पड़ेगा। लेकिन ऑफकोर्स तभी पुलिस वाले इस आनंद को पकड़ लेते हैं। इसको पुलिस स्टेशन पर लाकर इसकी बहुत धुलाई करने लगते हैं। आनंद कहने लगता है कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। रेबेका कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से स्वाति की जान चली गई, बताओ तुमने क्या किया। आनंद कहने लगता है कि मैडम कौन स्वाति, मैं किसी स्वाति को नहीं जानता। एक्चुअली आनंद इसलिए छुपा था कि इसने थोड़े दिनों पहले बेटिंग किया था, पैसे उधार चुका नहीं पाया इसीलिए छुप गया। रेबेका कहने लगती है कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, हर रोज तुम स्वाति से फोन में बात किया करते थे। इस तरह से आनंद को वो फोन नंबर दिखाने पर आनंद कहने लगता है अरे मैडम ये तो मेरी बहन का फोन नंबर है, मैंने मेरे नाम पर 2 सिम लिया था,
एक मेरी बहन को दे दिया। तो उसी वक्त पुलिस वाले आनंद की बहन पद्मा को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछने पर पद्मा यही बात कहने लगती है, हाँ मैडम, स्वाति मेरी फ्रेंड है, क्या हुआ उसको। स्वाति की मौत की खबर सुनने के बाद पद्मा के भी होश उड़ जाते हैं। यह पद्मा पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगती है। पद्मा और स्वाति एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। पहले इस पद्मा को जॉब आई। यह पद्मा हैदराबाद में ही रहती है। पद्मा और स्वाति ने डिसाइड कर लिया कि ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे, लेकिन स्वाति के पेरेंट्स इसके लिए मानते नहीं। इसीलिए पहले स्वाति हॉस्टल पर रहने लगी। इसलिए स्वाति को जब भी टाइम मिलता पद्मा से फोन करके बातचीत करती रहती। ये सारी चीजें जानने के बाद पुलिस वाले इन दोनों को भेज देते हैं। इस तरफ हॉस्पिटल में प्रसाद राव को होश आता है। डॉक्टर प्रसाद से पूछने लगता है कि अब आप कैसे हो, बेहोश होने से पहले क्या हुआ, आपको कुछ याद है। प्रसाद कहने लगता है, हाँ डॉक्टर साहब, क्यों याद नहीं, मेरी बेटी स्वाति फोन पिक नहीं कर रही थी, इसीलिए मैं हैदराबाद आया। वाटर टैंकी के पास जाकर देखा तो वहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई थी और इसी जल्दबाजी में मैंने बीपी का टैबलेट नहीं खाया, इसीलिए मुझे चक्कर आ गए। मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरी बेटी को देखना है। डॉक्टर प्रसाद को कूल करने लगता है। सो बाद में वो डॉक्टर प्रसाद के फैमिली वालों के पास आकर यही बात कहने लगता है कि प्रसाद को अभी भी ये नहीं पता कि स्वाति मर चुकी है। अभी इस खबर को उनको मत सुनाइए, थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए उनको, बाद में सुना लेना। प्रसाद राव का यही मानना था कि उनकी बेटी वहाँ पर सोई हुई है। बाद में वो रमेश और स्वाति का मामा प्रसाद के पास जाते हैं। प्रसाद अपनी बेटी के बारे में पूछने पर वो दोनों बहाना बनाने लगते हैं कि स्वाति इस जरूरी मीटिंग पर है। बाहर आकर स्वाति का मामा बहुत दुखी होने लगता है कि अब मैं ये खबर मेरी जीजा को कैसे सुनाऊं। उसके बाद वो रमेश रेबेका को कॉल करके प्रसाद के बारे में बताने पर ये भी शॉक में रह जाती है। रेबेका कहने लगती है कि आप प्रसाद राव को फोन दीजिए, मुझे थोड़ा बात करनी है। फोन लेने के बाद पहले प्रसाद रेबेका को बहुत थैंक यू बोलने लगता है कि आपने जल्द से जल्द हॉस्टल पर आकर मेरी बहुत मदद की। रेबेका पूछने लगती है कि प्रसाद राव जी, आपको कैसे पता कि आपकी बेटी टंकी के पास है। तो प्रसाद अपनी बेटी के हैबिट के बारे में एक बात बताने लगता है कि स्वाति जब भी दुखी होती वो वाटर टंकी के पास जाकर रोती रहती ताकि कोई भी इसको देख ना पाए। सो बचपन से ही उसको ये आदत थी। सो यही अंदाजे से मैं वाटर टंकी के पास गया, मेरी बेटी वहाँ पर थी। पता नहीं मेरी बेटी को क्या तकलीफ थी जो वहाँ पर बैठकर रो रही थी। उसी वक्त उस हॉस्टल के वॉचमैन को एक बात याद आकर फटाफट से रेबेका के पास आता है। कहने लगता है कि मैडम, कल शाम एक ट्रैफिक पुलिस वाला स्वाति को हॉस्टल के पास ड्रॉप किया। मैंने उस ट्रैफिक पुलिस वाले को कभी नहीं देखा और मैंने उसका चेहरा भी ढंग से नहीं देखा। दूसरी तरफ उसी ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। जब वो बंदा टीवी ऑन करता है तो न्यूज में वही स्वाति की ही न्यूज चलती रहती है। यह देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अपनी बीवी से कहने लगता है कि अगर कोई मेरे लिए आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। दूसरी तरफ रेबेका का एक टीम मेंबर एक और ट्रैफिक पुलिस के पास आकर कल शाम कौन बंदा ड्यूटी पर था उसके बारे में पूछताछ करते रहता है। उसी तरह से एक सिग्नल का फुटेज चेक करने पर इनको ये बात पता चलती है कि स्वाति उस ट्रैफिक पुलिस वाले से बात कर रही थी। उसके बाद पुलिस वाले उस ट्रैफिक पुलिस वाले बंदे के घर के पास आते हैं। पहले तो उसकी वाइफ यही कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड घर पर मौजूद नहीं, लेकिन बाद में घर में घुसकर उस ट्रैफिक पुलिस वाले बंदे को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। दूसरी तरफ स्वाति की वो फ्रेंड पद्मा प्रसाद को देखने के लिए उसके पास आती है। अब पद्मा को ये नहीं पता कि प्रसाद नहीं जानता कि स्वाति मर चुकी है, तो पद्मा के मुंह से निकल जाता है कि स्वाति मर चुकी है। यह सुनने के बाद प्रसाद के होश ही उड़ जाते हैं, बहुत फूट फूट के रोने लगता है। खैर दूसरे दिन रेबेका कमिश्नर के पास आकर स्वाति के केस के डिटेल्स बताने लगती है कि सर, स्वाति का केस क्लोज हो चुका है। कमिश्नर स्वाति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर इसके भी होश ही उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रेबेका कहने लगती है, हाँ सर, स्वाति की नेचुरल डेथ है। स्वाति रात से लेते हुए सुबह तक रो रो कर हार्ट अटैक की वजह से मर गई। स्वाति को किसी ने मारा नहीं। अगर स्वाति वही रोना अपने रूम में आकर रोती तो शायद स्वाति नहीं मरती। इस तरफ जब प्रसाद स्वाति की डेड बॉडी के पास आता है तो स्वाति की माँ प्रसाद को दूर धक्का दे देती है कि खामखा तुमने मेरी बेटी को मार दिया, तुम्हारी शक की वजह से मेरी बेटी मर गई। एक्चुअली कल स्वाति किसी से डर कर रोड क्रॉस कर रही थी, तभी वो ट्रैफिक पुलिस वाला स्वाति को रोक दिया। अरे लड़की, रोड को देखकर क्रॉस करो। स्वाति कहने लगती है कि सर, वहाँ पर जो लड़का खड़ा है ना, वो मुझे फॉलो कर रहा है। तो जब वो ट्रैफिक पुलिस वाला उस बंदे के पास जाकर 2 झापड़ लगाकर पूछने पर वो बंदा एक शॉकिंग न्यूज बताने लगता है कि प्रसाद ने इस बंदे से कहा कि तुम स्वाति को फॉलो करो। सो ये सच सुनने के बाद स्वाति के होश ही उड़ जाते हैं कि इसका पापा इस पर शक कर रहा है। इसी दुख की वजह से रात भर रोती रही और हार्ट अटैक से मर गई। इस तरह से रेबेका सारी चीजें कमिश्नर को बताती है। थोड़ी देर के बाद रेबेका के दिमाग में कुछ बातें खलकने लगती है। मतलब वो स्वाति उस ट्रैफिक वाले बंदे से मुलाकात करके दुखी होते हुए वापस अपने हॉस्टल पर आई, लेकिन सुबह होने के बाद यही स्वाति बहुत ही खुशी से ऑफिस जाने लगी।
जब वो अपने ऑफिस से वापस हॉस्टल पर आई तब दुखी थी। तो इस बीच में क्या हुआ होगा? खैर इसके 2 या 3 दिनों के बाद जब प्रसाद अपनी बेटी का पिंडदान कर रहा होता है तो इसी जगह पर रेबेका उसके टीम मेंबर्स आते हैं। रेबेका कहने लगती है कि प्रसाद राव जी, मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। यहाँ पर एक और बात यह है कि फिलहाल प्रसाद की फैमिली वाले प्रसाद से बहुत ही नफरत कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रसाद की शक की वजह से ही स्वाति मर गई। रेबेका कहने लगती है कि प्रसाद जी, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और मुझे पता है कि वो गड़बड़ आपको पता है। मैं बस आपके पास यही जानने के लिए आई हूँ कि मेरी इन्वेस्टिगेशन में कहाँ पर गलती हुई। प्रसाद कहने लगता है कि तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन एक दिन से शुरू होकर उसी दिन खत्म हो गई। उसके बाद मैंने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया। इस तरह से जो हुआ वो रेबेका को बताने लगता है। सो प्रसाद पहले हॉस्टल के वॉचमैन से शुरू किया था। वॉचमैन के जरिए से इसको उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चलता है। तो प्रसाद उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर पूछताछ करने पर वो बंदा यही बात कहने लगता है कि तुमने ही अपनी बेटी को मार दिया शक करके। प्रसाद कहने लगता है कि अगर मैं अपनी बेटी पर इतना ही शक किया होता तो मैं इतनी दूर जॉब करने के लिए क्यों भेजता। मतलब जो बंदा स्वाति को फॉलो कर रहा था वो प्रसाद का आदमी था ही नहीं। उस बंदे ने तो इस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को झूठ बोलकर बच गया। बाद में प्रसाद उसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की मदद से उस बंदे को पकड़ लेता है जिसने झूठ कहा। बहुत मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ तुमने पुलिस वालों को झूठ क्यों कहा। यह बंदा कहने लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता। साकिब नाम के एक बंदे ने आपकी बेटी को फॉलो करने के लिए कहा और उसी ने मुझे झूठ कहने के लिए भी कहा था। इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता सर। उसके बाद पुलिस स्टेशन से प्रसाद को कॉल आने लगता है कि स्वाति के बिलोंगिंग्स को ले जाने के लिए। स्वाति के थिंग्स में एक डायरी भी होती है। यही डायरी उस लेडी कांस्टेबल ने मिस कर दिया था, लेकिन दोबारा लकीली फाइंड आउट करके स्वाति के थिंग्स में रख दिया। खैर प्रसाद अपनी बेटी की इस डायरी को पढ़ने लगता है। इस डायरी में स्वाति अपनी मन की बात लिखी होती है। स्वाति की बातों से प्रसाद को ये बात पता चलती है कि प्रसाद अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और स्वाति भी अपने फादर से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसी तरह से कुछ भी बात बोलने के लिए अपने पापा से डर रही होती है। स्कूल टाइम से लेते हुए अब तक स्वाति अपने पापा के साथ एज ए फ्रेंड की तरह रहना चाहती है, लेकिन अभी तक इसको ये मौका नहीं मिला। इवन स्कूल में जो भी लड़के इसको तंग किया करते थे, स्वाति अपने पापा के पास आकर बोलने से डरती रहती है, क्योंकि शायद इसका पापा स्कूल बंद कर दे। इसी डायरी में स्वाति कुछ भयंकर सच्चाई भी लिखती है। स्वाति की मौत की वजह होती है इसमें। उसके बाद प्रसाद ये डायरी लेकर उस भवानी के पास जाता है, वही हॉस्टल की वार्डन। भवानी को कुछ फोटोग्राफ दिखाने लगता है। पहले तो उस बुज्जी की फोटो दिखाने लगता है। भवानी कहने लगती है नहीं प्रसाद जी, मैं इस लड़की को नहीं जानती। उसके बाद प्रसाद बुज्जी की टीनेज उम्र की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या आप इसको जानते हो। भवानी कहने लगती है नहीं प्रसाद जी, नहीं जानती। उसके बाद प्रसाद एक लड़की की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या आप इसको जानते हो। भवानी कहने लगती है नहीं, मैंने इन तीनों में से किसी को भी नहीं देखा। प्रसाद कहने लगता है कि वो लड़का मैं ही हूँ भवानी। जब मैं अपनी बेटी के मरने की वजह पता कर रहा था तो मुझे भुज्जी के बारे में भी पता चला। जब प्रसाद अपनी बेटी को लेकर इस हॉस्टल पर आया था उसी वक्त भवानी जान गई थी कि ये प्रसाद कौन है। भवानी कहने लगती है अच्छा, अब तुमको मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया। लगता है तुम्हारी बेटी मरने से पहले सब कुछ लिखकर मर गई। इस तरह से उस डायरी के पेजेस फाड़ने लगती है। एक दिन ये भवानी स्वाति को अपने घर पर बुलाकर खाना खिलाने के बहाने से इसके कपड़े गंदे कर दिया, मतलब कुछ डाल देती है जानबूझकर। जब स्वाति दूसरे कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल रही होती है तो भवानी ने ऑलरेडी वहाँ पर कैमरा फिक्स कर चुकी होती है, सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद भवानी वही वीडियो स्वाति को दिखाकर धमकाने लगती है। स्वाति बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन भवानी बचपन से ही प्रसाद से बहुत नफरत किया करती थी। इसके हर एक काम में प्रसाद कांटा बनकर रहता था। प्रसाद से बदला लेने के लिए स्वाति को टारगेट किया। यह सुनने के बाद प्रसाद भवानी को कुछ शॉकिंग बातें बताने लगता है। बात यह है कि इस भवानी ने सिर्फ स्वाति को ही ऐसा नहीं किया था, बल्कि जो भी गांव से लड़की इसके हॉस्टल पर आती, इसकी नंगी वीडियो बनाकर इसको धमकाने लगती। मजबूर में आकर वो सारी लड़कियां आत्महत्या कर लिया था। प्रसाद उस साकेत से भी मुलाकात किया। वो साकेत और कोई नहीं, भवानी का ही बेटा होता है। माँ बेटे का एक धंधा होता है। प्रसाद ऑलरेडी गुस्से में आकर भवानी के बेटे को मार चुका होता है। बाद में भवानी के पास आता है। अपने बेटे के बारे में सुनने के बाद भवानी बहुत रोने लगती है। प्रसाद कहने लगता है कि भवानी अब तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम्हारी यही बात अगर मैं बाकी लड़कियों को बताऊंगा तो इन सारे लड़कियों के फैमिली वाले तुम्हारे पास आकर तुमको मार मार के मार देंगे। इसलिए भवानी तुम खुद मर जाओ।
यही तुम्हारे लिए बेहतर है। भवानी उसी तरह से ऊपर से नीचे जंप लगाकर मर जाती है। इस तरह से प्रसाद जो हुआ वो रेबेका को बताने लगता है। रेबेका कहने लगती है, अरे आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, आपकी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट है, लॉ है। प्रसाद कहने लगता है कि जब तक मेरी बेटी को न्याय मिलेगा तब तक और भी काफी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। नहीं, एक और लड़की की जान जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उस भवानी को सबक सिखाया। रेबेका कहने लगती है कि आप ये सारी बातें अपने फैमिली वालों को बताइए, वो तो आपसे नफरत करते हैं। प्रसाद कहने लगता है कि मैडम मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये मेरी सजा है। मेरी बेटी मेरे अंदर एक फ्रेंड देखना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर डर बैठ गया। बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम आए पहले वो बच्चे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। मेरी बेटी को जॉब मिली थी, वो बात पहले मुझसे शेयर ना करते हुए उसके मामा और चाचा से शेयर किया। कैसा बाप हूँ मैं जो अपनी बेटी की खुशखबरी भी दूसरे से सुनने को मिली मुझे। इस तरह से फाइनली ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।